आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का एक अध्याय है जिसका शीर्षक है जीव जनन कैसे करते हैं। अब ये सुनने में शायद थोड़ा क्लासरूम जैसा लगे, लेकिन असल में ये जीवन की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प कहानी है। बिल्कुल, ये सिर्फ तथ्यों की लिस्ट नहीं है, ये कहानी है कि जीवन खुद को आगे कैसे बढ़ाता है। हाँ, आज हमारा मिशन इस कहानी के कह सकते हैं 2 मुख्य किरदारों को समझना है। असल में जीवन ने खुद को जारी रखने के लिए 2 बहुत ही अलग रणनीतियां अपनाई हैं। 2 रणनीतियां? हाँ, एक है कॉपी पेस्ट और दूसरी है रीमिक्स। हम जानेंगे कि ये रणनीतियां क्या हैं और प्रकृति दोनों का इस्तेमाल क्यों करती है। ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। किसी भी तरह के जनन यानी रिप्रोडक्शन, उसके केंद्र में एक ही चीज होती है, डीएनए, जीवन का ब्लूप्रिंट। हाँ, जीवन का ब्लूप्रिंट। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन का पहला काम इस ब्लूप्रिंट की एक कॉपी बनाना है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। डीएनए की कॉपिंग की जो प्रक्रिया है वो कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती। अच्छा, उसमें हमेशा बहुत छोटी छोटी विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस आ जाती हैं, और यही वेरिएशंस जीवन का असली जादू है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा उलझन में हूँ। अगर डीएनए का काम एक सटीक ब्लूप्रिंट बनाना है, तो फिर ये विभिन्नताएं या गलतियां ये अच्छी कैसे हो सकती हैं? ये तो एक कमी लगती है, फायदा नहीं। इसे ऐसे समझिए, अलैंगिक जनन यानी कॉपी पेस्ट मेथड वो एक ही ताले की लाखों चाबियां बनाना है। ठीक है। जब तक ताला वही है सब ठीक है। लेकिन लैंगिक जनन यानी रीमिक्स मेथड हर बार थोड़ी अलग चाबी बनाता है। हर बार एक नई चाबी? हाँ, ज्यादातर शायद काम ना करें, पर जब पर्यावरण का ताला बदलता है, मान लीजिए तापमान बढ़ गया या कोई नई बीमारी आ गई, तो शायद कोई एक नई चाबी फिट हो जाए और वो पूरी प्रजाति को बचा ले। बिल्कुल, और पूरी प्रजाति को बचा ले। यही विभिन्नता की असली ताकत है। ये कोई कमी नहीं बल्कि एक फीचर है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। तो चलिए पहले उस रणनीति को देखते हैं जो सिर्फ कॉपी बनाने पर यकीन रखती है, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल, ये तेज है, सरल है और इसमें सिर्फ एक ही जनक मतलब सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। ऊर्जा भी कम लगती है। स्रोतों में ना इसके कई तरीके बताए गए हैं और कुछ तो सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लगते हैं। सबसे पहला है विखंडन यानी फिजन। फिजन, हाँ, ये सबसे सरल तरीका है। कह सकते हैं अमीबा जैसा एक कोशिकीय जीव बस बड़ा होता है और बीच से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। 1 से 2? 1 से 2 बन गए, काम खत्म। इसे द्विखंडन या बाइनरी फिजन कहते हैं। लेकिन मलेरिया फैलाने वाला परजीवी प्लाज्मोडियम वो और भी चालाक है। वो एक साथ कई कोशिकाओं में बढ़ जाता है। एक साथ कई? हाँ, जिसे बहुखंडन कहते हैं। यह एक तरह की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। इससे पहले कि शरीर का इम्यून सिस्टम उसे खत्म करे, वो अपने हजारों कॉपियां बना लेता है। और कुछ जीव तो इससे भी आगे हैं। स्रोत में खंडन या फ्रैगमेंटेशन का जिक्र है। स्पाइरोगायरा, अगर वो टुकड़ों में टूट जाए तो हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है। सोचिए, अगर आपकी उंगली टूट कर गिरे और उससे आप जैसा ही एक और इंसान बन जाए। अरे, बस यही होता है स्पाइरोगायरा के साथ। उसका शरीर टुकड़ों में टूटता है और हर टुकड़ा एक नई जिंदगी शुरू कर देता है। और फिर आता है पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन। ये तो सच में किसी सुपर हीरो की शक्ति जैसा है। प्लेनेरिया जैसे जीव को अगर कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर एक टुकड़ा फिर से एक पूरा नया जीव बना लेता है। कमाल है। हाँ, यह अद्भुत है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा फर्क समझना जरूरी है। पुनरुद्भवन हमेशा जनन नहीं होता। मतलब जैसे छिपकली अपनी पूंछ दोबारा उगा सकती है, पर उस पूंछ से नई छिपकली भी नहीं बन सकती। प्लेनेरिया जैसे सरल जीवों में ये क्षमता है कि उनका कटा हुआ हिस्सा भी एक पूरा जीव विकसित कर लेता है। ठीक है। अगला तरीका है मुकुलन या बडिंग, हाइड्रा और यीस्ट में। इसमें जनक के शरीर पर एक छोटा सा उभार, एक बड निकलता है जो बड़ा होकर एक नया जीव बन जाता है और फिर अलग हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक पेड़ पर फल उग रहा हो। हाँ, बस यहाँ फल पककर गिरने के बाद एक नया पेड़ बन जाता है। हाँ, सही है। अब आते हैं फफूंद पर, जैसे ब्रेड पर लगने वाली राइजोपस। ये बीजाणु यानी स्पोर्स बनाती है। अच्छा, तो इसलिए ब्रेड पर फफूंद इतनी तेजी से फैलती है। ये बीजाणु क्या है? इन्हें आप छोटे छोटे सर्वाइवल पॉड्स समझ सकते हैं। सर्वाइवल पॉड्स? हाँ, एक बीजाणु धानी में हजारों नन्हे बीजाणु होते हैं जिनके चारों ओर एक मोटी मजबूत दीवार होती है। ये दीवार उन्हें गर्मी, सर्दी, सूखे सबसे बचाती है। और जैसे ही सही माहौल मिलता है, जैसे ही उन्हें सही नमी वाली जगह मिलती है,
जैसे कि ब्रेड, वो उगना शुरू कर देते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों से लेकर हाइड्रा और फफूंद तक ये कॉपी बनाने के तरीके तो बहुत कारगर लगते हैं। लेकिन प्रकृति का सबसे खूबसूरत आविष्कार तो शायद पौधों ने किया, जहां उन्होंने इस कॉपी पेस्ट को एक कला में बदल दिया। मेरा मतलब है कायिक प्रवर्धन, यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जी हाँ, पौधे बीज के बिना भी नए पौधे बना सकते हैं। ये अनैंगिक जनन का ही एक रूप है। जैसे आलू की आंख से या गुलाब की कलम से नया पौधा उगाना। बिल्कुल, और ये प्राकृतिक रूप से भी होता है। ब्रायोफिल्म नाम का एक पौधा है, उसकी पत्ती के किनारों से ही नन्हे नन्हे पौधे उगने लगते हैं। और इंसान तो इस तकनीक का भरपूर फायदा उठाते हैं, खासकर खेती में। बिल्कुल, गन्ना, अंगूर, संतरे, केले, इन सब को इसी तरह उगाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो नया पौधा बनता है वो बिल्कुल अपने जनक पौधे जैसा होता है। अच्छा। अगर एक आरो का पेड़ बहुत मीठे फल देता है तो उसकी कलम से बना हर पेड़ उतने ही मीठे फल देगा। इसमें कोई रीमिक्स नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है। आजकल तो एक और तकनीक का जिक्र है, ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। हाँ, ये कायिक प्रवर्धन का साइफाई वर्जन है। साइफाई वर्जन? इसमें पौधे के ऊतक के एक छोटे से हिस्से से, मतलब कुछ कोशिकाओं से, लैब के अंदर हजारों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ये बहुत तेजी से और बीमारी मुक्त पौधे उगाने का एक शानदार तरीका है। ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट वाली दुनिया तो समझ आ गई। ये तेज है, भरोसेमंद है और जैसी चीज है वैसी बनाती है। लेकिन फिर प्रकृति ने इतनी मेहनत करके एक दूसरी रणनीति क्यों बनाई, यानी लैंगिक जनन, जिसमें 2 जनक शामिल होते हैं और जो बहुत जटिल और धीमी प्रक्रिया है? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसका जवाब उसी ताले और चाबी वाली बात में छिपा है। अनुकूलन और विकास। अनुकूलन और विकास। लैंगिक जनन विभिन्नताएं पैदा करता है जो किसी भी प्रजाति के लंबे समय तक जीवित रहने के लिए जरूरी हैं। और पौधों में इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है फूलों से। मैं स्रोत में दिए गए फूल के चित्र को देख रहा हूं और ये तो किसी जटिल मशीनरी जाता लगता है। ये जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां हैं, क्या ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए हैं या इनका कोई गहरा मकसद है? ये पंखुड़ियां असल में विज्ञापन के होल्डिंग है। होल्डिंग? हाँ, इनका काम है परागण करने वाले जीवों जैसे मधुमक्खियों और तितलियों को अपनी ओर खींचना। फूल जो है वो पौधे का जनन अंग है। इसमें नर भाग होता है, पुंकेसर, स्टीमन, और मादा भाग, स्त्रीकेसर, पिस्टल। और इन्हीं में वो चीजें बनती हैं जिनसे रीमिक्स होता है। बिल्कुल। पुंकेसर में परागकण यानी पोलन ग्रेन्स बनते हैं जिनमें नर युग्मक होता है, मेल गैमीट। और स्त्रीकेसर के सबसे निचले हिस्से अंडाशय में बीजांड होता है जिसके अंदर मादा युग्मक यानी अंड कोशिका होती है। तो हमें दोनों को मिलना होगा। ये कैसे होता है? ये परागण या पॉलिनेशन की प्रक्रिया से होता है। पॉलिनेशन? पराग कणों का पुंकेसर से निकलकर स्त्रीकेसर तक पहुंचना, बस यही परागण है। ये हवा, पानी या कीड़ों मकोड़ों के जरिए होता है। वो एक तरह से डिलीवरी एजेंट का काम करते हैं। और जब परागकण सही जगह पहुंच जाता है तब क्या होता है? तब असली कहानी शुरू होती है। परागकण से एक पतली नली निकलती है जो स्त्री केसर से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। अच्छा। इस नली के जरिए नर युग्मक मादा युग्मक से जा मिलता है। इसी मिलन को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यहीं से वाकई दिलचस्प हो जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज बन जाता है। एकदम सही। तो अगली बार जब आप कोई सेब या आम खाएं तो याद रखें कि आप पौधे का परिपक्व अंडाशय खा रहे हैं। वाह! और उस फल का असली मकसद उस बीज को सुरक्षित रखना और उसे दूर दूर तक फैलाना। फल एक तरह से जानवरों के लिए रिश्वत है ताकि वो उसे खाएं और बीज को कहीं और जाकर गिरा दें। प्रकृति की बहुत चतुर रणनीति है ये तो कमाल है। तो ये रीमिक्स की रणनीति हमारे लिए यानी इंसानों के लिए क्या मायने रखती है? चलिए मानव जनन पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसकी शुरुआत यौवन आरंभ, प्यूबर्टी से होती है। हाँ, यौवन आरंभ वो दौर है जब शरीर जनन के लिए तैयार होता है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए ऑनलाइन आता है। लड़कों में वृषण, टेस्टीज, वो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू करते हैं, और लड़कियों में अंडाशय, ओवरी, वो अंड कोशिका बनाना और एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब आते हैं इंसानों पर। यहाँ स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता है।
नर जनन तंत्र में शुक्राणु बनाने वाली फैक्ट्री यानी वृषण शरीर के मुख्य हिस्से से बाहर क्यों होती है? ये कोई डिजाइन की गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चालाक इंजीनियरिंग समाधान है। बिल्कुल। शुक्राणु बनने के लिए शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए होता है। अच्छा। इसीलिए वृषण शरीर के बाहर वृषण कोश यानी स्क्रोटम में होते हैं। अच्छा। ताकि उन्हें वो सही तापमान मिल सके। और मादा जनन तंत्र में अंडाशय हर महीने एक परिपक्व अंड कोशिका रिलीज करता है। हाँ। और ये अंड कोशिका अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब में जाती है। अगर वहां शुक्राणु मौजूद हों तो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन। और ये निषेचित अंड, जिसे युग्मनज या जाइगोट कहते हैं, वो विभाजित होना शुरू कर देता है और गर्भाशय यूट्रस में आकर उसकी मोटी दीवार में स्थापित हो जाता है। गर्भाशय को अक्सर बच्चेदानी भी कहते हैं, तो भ्रूण का विकास यही होता है। हाँ, लेकिन उसे पोषण कैसे मिलता है? हाँ। उसके लिए एक कमाल का अंग बनता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा? ये भ्रूण और माँ के बीच एक कनेक्शन है, एक तरह का अल्टीमेट लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो माँ के खून से ऑक्सीजन और पोषण भ्रूण तक पहुँचाता है और भ्रूण से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। और लगभग 9 महीने के बाद शिशु का जन्म होता है। हाँ, लेकिन एक सवाल, अगर अंड कोशिका का निषेचन न हो तब क्या होता है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हर महीने गर्भाशय एक संभावित गर्भावस्था के लिए खुद को तैयार करता है। हर महीने? हाँ। उसकी अंदरूनी परत मोटी और स्पंजी हो जाती है ताकि निषेचित अंड वहां आराम से स्थापित हो सके। इसे ऐसे समझिए कि गर्भाशय हर महीने एक नर्सरी तैयार करता है। और जब निषेचन नहीं होता तो उस तैयारी का क्या होता है? तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो गर्भाशय की ये तैयारी बेकार चली जाती है। वो मोटी परत टूट जाती है और रक्त और म्यूकस के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। अच्छा, इसी प्रक्रिया को ऋतुस्राव या मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जिसे आम भाषा में पीरियड्स भी कहते हैं। ये चक्र लगभग हर 28 से 30 दिन में दोहराया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से जटिल है और स्रोत सिर्फ जीव विज्ञान पर ही नहीं रुकते, बल्कि जनन स्वास्थ्य और जिम्मेदारी पर भी बात करते हैं, जो बहुत जरूरी है। जी, जनन स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों का न होना नहीं है, बल्कि जनन प्रणाली से जुड़े हर पहलू में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना है। इसमें यौन संचारित रोगों यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस (STDs) की जानकारी और उनसे बचाव भी शामिल है। स्रोत में गनोरिया, सिफिलिस और HIV/AIDS का जिक्र है। इनसे बचाव कैसे हो सकता है? इन रोगों से बचाव का एक सबसे प्रभावी तरीका है कॉन्डम का उपयोग। यह न सिर्फ गर्भधारण को रोकता है, बल्कि एक भौतिक अवरोध, एक फिजिकल बैरियर बनाकर इन इन्फेक्शंस के आदान प्रदान को भी रोकता है। और गर्भधारण को रोकने के लिए यानी गर्भ निरोधन, कॉन्ट्रासेप्शन के और भी कई तरीके बताए गए हैं। हाँ, और उन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि लोग अपने लिए सही चुनाव कर सकें। जैसे कि इन तरीकों को हम उनके काम करने के तरीके के आधार पर बांट सकते हैं। पहला है बैरियर मेथड, जैसे कॉन्डोम। वो शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक पहुंचने ही नहीं देता। ठीक है। दूसरा है हार्मोनल मेथड, जैसे गर्भ निरोधक गोलियां। ये गोलियां शरीर के हार्मोनल संतुलन को बदलकर अंड कोशिका को रिलीज होने से ही रोक देती हैं। एक तरह से ये शरीर को ट्रिक करती हैं कि वो पहले से ही प्रेग्नेंट है। और कुछ तरीके शरीर के अंदर लगाए जाते हैं, जैसे कॉपर टी। सही, इन्हें IUCDs कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इन्हें डॉक्टर द्वारा गर्भाशय में लगाया जाता है और ये शुक्राणुओं को निष्क्रिय करके गर्भधारण को रोकते हैं। और अंत में स्थायी तरीके भी हैं, जैसे नसबंदी। हाँ, ये शल्य क्रिया यानी सर्जिकल तरीके हैं। पुरुषों में इसे वेसेक्टमी कहते हैं, वेसेक्टमी, जिसमें शुक्र वाहिकाओं को ब्लॉक कर दिया जाता है। और महिलाओं में इसे ट्यूबेक्टमी कहते हैं, जिसमें अंड वाहिका को ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन ये स्थायी होते हैं। हाँ, ये बहुत प्रभावी तरीके हैं, लेकिन ये स्थायी होते हैं। तो आज हमने अमीबा के सरल विभाजन से लेकर पौधों के फूलों और इंसानों की जटिल प्रक्रियाओं तक का एक लंबा सफर तय किया। और इन सब के पीछे का मूल विचार एक ही है, जीवन की निरंतरता। कॉपी पेस्ट या रीमिक्स, दोनों का मकसद एक ही है। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जनन सिर्फ एक जैविक क्रिया नहीं है, ये विकास का इंजन है। अलैंगिक जनन स्थिरता और तेजी देता है, जो एक स्थिर वातावरण में बहुत फायदेमंद है। सही। लेकिन लैंगिक जनन से जो विभिन्नताएं आती हैं, वही
वही जीवन को बदलती दुनिया में अनुकूलन करने और फलने फूलने की क्षमता देती हैं। एक रणनीति वर्तमान के लिए अच्छी है तो दूसरी भविष्य के लिए। स्रोत में जनन की इन दो अलग-अलग रणनीतियों पर चर्चा की गई है। एक जो सटीक प्रतियां बनाने पर केंद्रित है और दूसरी जो हर बार अनूठे संयोजन बनाने पर। हमारे पर्यावरण और टेक्नोलॉजी में जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं उसे देखते हुए किसी भी प्रजाति के लंबे भविष्य के लिए कौन सी रणनीति ज्यादा फायदेमंद लगती है? परफेक्शन के साथ कॉपी बनाना या फिर लगातार नए प्रयोग करते रहना? यह सोचने वाली बात है।